तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, आने वाली 14 जीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए हम लोग 100 टेस्ट का सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, जिसके अंतर्गत पेपर 1 जो आपका जनरल जीएस है इसके लिए 50 टेस्ट और पेपर 2 जो आपका झारखंड स्पेशल है इसके लिए भी हम लोग 50 टेस्ट कवर करेंगे। अगर दोनों पेपर की अगर बात करें, दोनों पेपर मिलाकर आपका टोटल 100 टेस्ट लिए जाएंगे। इसमें से जो आपका पेपर 2 है झारखंड स्पेशल, इसका हम लोग अगर देखें तो टेस्ट नंबर 1 4 पार्ट में, टेस्ट नंबर 2 ये भी आपका 4 पार्ट में, टेस्ट नंबर 3 ये आपका 3 पार्ट में, और टेस्ट नंबर जो 4 है इसको हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। और टेस्ट नंबर 4 जो है इसको भी हम लोग 3 या फिर 4 पार्ट जैसा होगा उसको हम लोग बांट के पढ़ेंगे। तो आज हम लोग टेस्ट नंबर जो 4 है इसका आज हम लोग पहले पार्ट की डिस्कशन करेंगे। अगर हम लोग देखें जो आपका टेस्ट नंबर 4 है इसका अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम लोगों को भाग ए के अंतर्गत झारखंड का इतिहास है, जिसमें हम लोगों को मांझी पगना शासन व्यवस्था की बात हम लोग करेंगे। हम सभी को पता है कि झारखंड में जो है वो झारखंड के इतिहास के अंतर्गत जनजातियों का जो शासन व्यवस्था है, इससे आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है जेपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। तो हम लोग हर एक टेस्ट में एक एक जो है वो शासन व्यवस्था को यहाँ पे जो है वो कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग जो है वो आपका भाग ए के अंतर्गत मांझी प्रगना शासन व्यवस्था को कवर करेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग भाग बी की बात करें तो इसमें झारखंड आंदोलन वाला जो है सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे। और झारखंड आंदोलन में हम लोग आज जो कि आपका जनजातीय विद्रोह से संबंधित व्यक्ति है, इनका हम लोग व्यक्तित्व के बारे में देखेंगे। इसमें कौन कौन है, जैसे कि आपका भागीरथ मांझी, जतरा भगत, तेलंगा खड़िया, गंगा नारायण सिंह, रघुनाथ महतो, रानी सर्वेश्वरी, उसके बाद आपका चनकू महतो, इन सभी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो भाग बी में झारखंड का आंदोलन है, इसमें हम लोग जनजातीय विद्रोह से संबंधित व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। भाग अगर सी की बात की जाए तो इसमें आपका झारखंड की विशिष्ट पहचान वाला सेक्शन है। और झारखंड की विशिष्ट पहचान में आज हम लोग जो जितने भी जनजातीय हैं इन सभी जनजातियों का जो आपका वधु मूल्य वाला टॉपिक है इसको हम लोग कवर करेंगे। यानी कि झारखंड की सामाजिक स्थिति के अंतर्गत हम लोग अलग अलग जनजातियों का जो वधु मूल्य है और उस वधु मूल्य को क्या कहा जाता है उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। भाग डी में हम लोग पारंपरिक कला और लोक नृत्य वाला सेक्शन पढ़ेंगे, और जिसमें हम लोगों को सदानी लोक नृत्य के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा भाग ई में देखें तो भाग ई में आपका झारखंड का साहित्य और साहित्यकार वाला पढ़ना है, जिसमें हम लोग आज जनजातीय साहित्य के अंतर्गत खड़िया साहित्य को पढ़ेंगे। भाग एफ जो है वो आपका है प्रमुख शिक्षण संस्थान। तो झारखंड में जितने भी प्रमुख शिक्षण संस्थान है वो आपका हम लोग पढ़ेंगे। इस वाले सेक्शन में आज हम लोग झारखंड के अलग अलग जो विश्वविद्यालय हैं इनको पढ़ेंगे, और साथ ही साथ इसमें हम लोग बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ जो आपका टेक्नोलॉजी है यानी कि बीआईटी, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो आपका बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है इसको हम लोग बोलते हैं बीआईटी मिश्रा, ठीक है ना, ये आपका रांची में, इसको पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम लोग जो कांके में है, रांची के कांके में वो स्थित विश्वविद्यालय है जिसका नाम है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो भाग एफ जिसमें हम लोग झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान के बारे में पढ़ना होता है इस टॉपिक में, और इसमें हम लोग झारखंड का 2 यूनिवर्सिटी, एक आपका बीआईटी मिश्रा और एक आपका जो है वो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके में जो है लोकेटेड है, इसके बारे में पढ़ेंगे। भाग जी की अगर बात की जाए तो भाग बी जी में हम लोग खेल कूद वाला सेक्शन देखेंगे, और खेल कूद में आज हम लोग तीरंदाजी वाला जो सेक्शन इसको कवर करेंगे। भाग एच जो है वो आपका वही है सीएनटी एसपीटी वाला। तो भाग एच में हम लोग आज सीएनटी के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे। भाग आई की बात की जाए तो इसमें हम लोग झारखंड का जो है भूगोल वाले सेक्शन को शामिल करेंगे, और इसमें झारखंड की अफवाह प्रणाली यानी कि ड्रेनेज सिस्टम को कवर करेंगे। भाग जे जो है वो हम लोग इसमें विस्थापन और पुनर्वास नीति वाला जो सेक्शन है इसको देखेंगे। अच्छा, भाग जे में हम लोग जो है वो आपका झारखंड की प्रमुख नीतियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग विस्थापन और पुनर्वास नीति के अंतर्गत इसका जो है चैप्टर नंबर 1 प्रस्तावना है, और जो आपका चैप्टर नंबर 2 जो है ये आपका उद्देश्य है, इसको पढ़ेंगे। आपको पता है कि जो आपका विस्थापन और पुनर्वास नीति आया था ये अलग अलग चैप्टरों में आया था, 9 चैप्टर में आया था। तो 9 चैप्टर का जो है वो स्टार्टिंग का 2 जो चैप्टर है इसको हम लोग आज कवर करेंगे, ऐसा है, ठीक है। भाग के में अगर हम लोग देखें तो इसमें प्रमुख उद्योग का नाम, स्थल और उनका जो स्थान के साथ साथ औद्योगिक विकास वाला सेक्शन दिया हुआ है, जिसमें हम लोग आज कोयला धोवन उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। भाग एल में हम लोग झारखंड की प्रमुख योजनाएं और उप योजनाओं के अंतर्गत कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित जितने भी योजनाएं झारखंड में चल रही है इनको हम लोग कवर करेंगे। भाग एम जो है आपका झारखंड में जो है वो जंगल प्रबंधन और वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, इस वाले टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, मतलब इस वाले सेक्शन को। और इसमें हम लोग आज पलामू बाघ आरक्षी और आपका बाघ कॉरिडोर के बारे में पढ़ेंगे।
तो पलामू बाघ आरक्षण यानी कि पलामू टाइगर रिजर्व और साथ ही साथ बाघ कॉरिडोर, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। भाग एन जो कि आपका है पर्यावरण संबंधी तथ्य, और इसमें हम लोग आज ध्वनि प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। भाग ओ जो कि है आपका झारखंड में आपदा प्रबंधन, और आपदा प्रबंधन वाले सेक्शन में हम लोग आज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम जो कि 2005 में आया था, और इसका जो अलग अलग महत्वपूर्ण जो धारा है, इन सभी धाराओं का हम लोग इसमें विवरण करेंगे। भाग पी जो है वो आपका करेंट अफेयर्स में है, जिसमें हम लोग विविध तथ्य और समसामयिक घटनाएं, अप्रैल वाला है। लेकिन ये करेंट अफेयर्स हम लोग इस टेस्ट सीरीज में इसको जो है वो नहीं पढ़ेंगे। आप इसको करेंट अफेयर्स को मतलब कि हर एक जो है वो मंथ वाइज आप इसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो एटलीस्ट कम से कम 1.5 साल का जो है करंट अफेयर्स आप एक बार देख लीजिएगा, गो थ्रू हो जाइएगा, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक की बातें जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हम लोग का जो टेस्ट नंबर 4 है पेपर 2 का, ये इसका पूरा सिलेबस दिया हुआ है। अब हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग पहला सेक्शन स्टार्ट करेंगे झारखंड का इतिहास, और झारखंड के इतिहास के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, मांझी प्रगना शासन व्यवस्था। हम सभी को पता है कि झारखंड का जो जनजाति है, इन जनजातियों का अपना अपना शासन व्यवस्था है, और उन्हीं शासन व्यवस्था को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो मांझी प्रगना शासन व्यवस्था है, ये संथाल जनजाति का है। तो यही बोला जा रहा है कि संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को मांझी प्रगना शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, और संथालों ने इस शासन व्यवस्था को सोरैया पहाड़िया जनजाति से ग्रहण किया है। तो संथाल जनजाति जो है, जिनका शासन व्यवस्था है मांझी प्रगना शासन व्यवस्था, ये किस जनजाति से इसको ग्रहित किया है, तो आप बताइएगा। सोरैया पहाड़िया जो जनजाति है, उसी से ये लोग ग्रहित किए हैं, जिसकी राजनीतिक शासन व्यवस्था अत्यंत लोकतांत्रिक थी। सोरैया पहाड़िया का जो शासन व्यवस्था था, वो बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं कि एकदम लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसा उसको अपनाया गया था। और सोरैया पहाड़िया जो जनजाति है, इसी का ही शासन व्यवस्था जो है वो ग्रहण किया है मांझी प्रगना शासन व्यवस्था के रूप में संथाल जनजाति ने, ठीक है। अगर हम लोग संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था की बात करें, तो वो आपका 3 स्तर पे है। अधिकांश जनजातियों का शासन व्यवस्था 3 स्तर पे है, किसी का 4, किसी का 2 स्तर पे, ऐसा, ठीक है। तो इसमें से जो आपका मांझी प्रगना शासन व्यवस्था है, वो कितने स्तर पे है, तो आपका 3 स्तर पे। कौन कौन? पहला तो आपका ग्राम स्तर, फिर आपका मंडल स्तर, और तीसरा है परगनेत या फिर परगना स्तर। ऐसा मान लीजिए ये रहा पहला, ये आपका है ग्राम स्तर, ठीक है ना। ये दूसरा है आपका, इसको बोलेंगे मंडल स्तर, और तीसरा है ये आपका परगनेत या फिर परगना स्तर। क्लियर? ग्राम स्तर के जो हेड होंगे, इनको क्या कहा जा रहा है, तो इनको जो है वो आपका मांझी कहा जा रहा है। ग्राम स्तर के जो हेड है, इनको जो है वो आपका मांझी कहा जा रहा है, ठीक है। फिर आपका जो मंडल स्तर के जो हेड है, इनको मोड़े मांझी या फिर आपका मोड़े मांझी के साथ साथ इनको और भी नाम से जाना जाता है, वो हम लोग देख देंगे, जैसे कि देश मांझी, इस तरह करके। और जो सबसे परगना स्तर पे होता है, सबसे ऊपर में, इसका जो हेड है वो आपका परगनेत हो जाता है। तो सिंपल याद रख लीजिएगा कि मांझी प्रगना शासन व्यवस्था 3 स्तर पे काम करता है, ग्राम स्तर, मंडल स्तर और आपका परगना स्तर। अगर ग्राम स्तर की बात की जाए, तो इसका हेड मांझी हो जाएगा, मंडल स्तर का हेड आपका मोड़े मांझी हो जाएगा, और परगना स्तर का जो हेड है वो आपका परगनेत कहलाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे इसका डायग्राम भी दिया हुआ है, आप इस डायग्राम को अभी स्किप कीजिए, पहले हम लोग पूरा थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम को एक बार हम लोग इसको रिलेट कर लेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, मांझी जो है वो आपका संथाल गांव जो होता है, उस संथाल गांव का प्रमुख होता है मांझी, और ये आपका मांझी प्रगना शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक जो है वो गांव का प्रमुख होता है मांझी। ये आपका प्रशासनिक प्रमुख और न्यायिक प्रमुख दोनों होता है। आगे देख लीजिए, ग्राम पंचायत की ये अध्यक्षता करता है। ग्राम में अगर पंचायत होगा गांव में, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, मांझी करता है। हत्या जैसे गंभीर अपराध को छोड़कर सभी जितने भी मामले हैं, लगभग सभी मामले, जैसे कि आपका ज़मीन जायदाद का मामला, तलाक, आपसी झगड़े, यौन अपराध, इन सभी से संबंधित मामले ग्राम पंचायत के माध्यम से ही जो है वो आपका सुलझाया जाता है। मांझी की अगर अनुपस्थिति रहता है, मांझी अगर जो है वो प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो ऐसे में मांझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का जो निर्वहन है, वो आपका प्रमाणिक या फिर प्राणिक करता है, जिसको हम लोग उप मांझी भी कहते हैं। तो समझ लीजिए कि मांझी की सहायता के लिए एक और पद चुना जाता है, जिसको हम लोग प्रमाणिक या फिर प्राणिक कहते हैं, ठीक ना। वो उसको एक तरह समझो, उसको उप मांझी भी कहते हैं, और उसी को प्रमाणिक भी या फिर उसी का जो है वो प्राणिक भी कहा जा रहा है, इसी का ही नाम, ठीक है। तो मांझी
जो है वो आपका गांव लेवल में जो छोटा मोटा झगड़ा होगा ज़मीन जायदाद का, तलाक का, आपसी झगड़े का, यौन अपराध का, तो उसको ये सुलझाता है। लेकिन अगर हत्या जैसा गंभीर मामला हो जाएगा तो उसको मांझी जो है वो अपने से ऊपर अधिकारियों के पास वो भेज देगा। ठीक है, मांझी अब्सेंट तो उसकी सहायता करने के लिए उसके दायित्व का निर्वहन कौन करता है? प्रमाणिक करता है या फिर प्राणिक करता है, और उसी को क्या कहा जाता है? उपमांझी भी कहा जा रहा है। क्लियर? आगे देखिए, जोग मांझी की बात की जाए तो ये जो है वो आपका मांझी का सहायक होता है। एक तो मांझी की सहायता करने के लिए प्रमाणिक है ही, जिसको हम लोग उप मांझी भी कह रहे हैं, उसी को हम लोग प्राणिक भी कह रहे हैं। इसके अलावा मांझी का सहायक होता है जोग मांझी। बोला जा रहा है कि ये जो जोग मांझी है वो आपका विशेषकर जन्म और विवाह संबंधी मामले जो है वो इसी के द्वारा सुलझाए जाते हैं। अगर किसी का जन्म को लेकर, शादी ब्याह को लेकर अगर कोई जो है वो अगर मामला आता है तो उसको सॉल्व करने का काम जोग मांझी के द्वारा किया जाता है। जोग मांझी की अनुपस्थिति में जोग प्राणिक उसके दायित्वों का जो है वो निर्वहन करता है। अगर कभी कभी जोग मांझी नहीं रहा तो ऐसे में उसका काम कौन करेगा? तो उसके दायित्वों का जो निर्वहन है, अगर जोग मांझी नहीं रहा तो उसके दायित्वों का जो है, अच्छा एक मिनट रुकिएगा ज़रा से, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक क्लियर है। अगर कभी जोग मांझी नहीं रहता है तो उसके एब्सेंट में, उसकी अनुपस्थिति में जोग जो आपका प्राणिक है या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं प्रमाणिक, तो वही जो है वो इसके दायित्वों का जो है वो निर्वहन करेगा। मांझी अगर नहीं रहा, यहाँ पे सुन लीजिए शुरू से, अगर मांझी नहीं रहा तो उसके लिए कौन रहेगा? तो आपका प्रमाणिक या फिर प्राणिक रहता है। ठीक है ना, उसको हम लोग उप मांझी कहते हैं। ठीक है ना, और अगर आपका जोग मांझी भी नहीं रहा तो उसके जगह में हेल्प कौन करेगा? जोग प्रमाणिक या फिर प्राणिक। ठीक है ना, क्लियर? तो ये बोला जा रहा है कि मांझी का सहायक होता है जोग मांझी, और जोग मांझी जो है वो आपका विशेषकर जन्म और विवाह संबंधी मामले जो है वो इसके द्वारा सुलझाए जाते हैं। और जोग मांझी की अनुपस्थिति में जोग प्राणिक उसके दायित्वों का निर्वहन करता है। और जोग मांझी को युवाओं का नेता माना जाता है। किसका? तो युवाओं का नेता माना जाता है। इस पर गाँव के लोगों के द्वारा जो है वो, इस पर गाँव के लोगों के आचरण पर भी नज़र रखने की जिम्मेदारी होती है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गांव के लोगों के ऊपर उनके आचरणों का, उनके बिहेवियर का जो है वो देख रेख कौन करता है, उनके ऊपर निगरानी कौन रखता है, तो आप बोलिएगा जोग मांझी। और जोग मांझी अगर अब्सेंट रहे तो उसके काम कौन करेगा? जोग प्राणिक। किसी कुंवारी लड़की के बच्चे का गोत्र जोग मांझी के गोत्र पर ही रखा जाता है। अगर किसी कुंवारी लड़की है, वो अगर वो उसका बच्चा होता है तो ऐसे में बिना शादी के अगर किसी लड़की का बच्चा होता है तो ऐसे में उसका जो गोत्र है किसके नाम पे रखा जाएगा? तो जोग मांझी के गोत्र पे ही रखा जाएगा। ठीक है ना। गौड़ाइत की बात की जाए तो ये भी मांझी का ही सहायक होता है, और ये एक तरह से संदेशवाहक का काम जो है वो करता है, यानी कि एक तरह से मैसेंजर का काम करता है। यह किसी वाद, पर्व अथवा आयोजन को लेकर जो भी सूचना है वो ग्रामीणों तक पहुंचाता है, और मांझी के आदेश से ग्रामीणों से जो है वो अवगत कराता है ग्रामीणों को। तो गौड़ाइत जो है वो एक तरह से मैसेंजर है, वो गांव का बात जो है वो आपका मांझी तक, और मांझी का बात गांव के लोगों जो है ग्रामीणों तक पहुंचाता है। नायके जो है ये गांव का धार्मिक प्रमुख होता है, और गांव में जितने भी पर्व त्यौहार होते हैं, विवाह होता है, इन सभी का जो है संपादन नायके के द्वारा ही जो है वो करवाया जाता है। गांव के सभी देवी देवता को शांत रखने के लिए इसके द्वारा एक पूजा संपन्न किया जाता है, और इसके अलावा गांव में उठे जो भी धार्मिक मामला है वो इसके अधिकारिता के अंतर्गत ही आता है। तो नायके ही अगर धर्म के मामले, अगर कोई धर्म के मामले में अगर कोई विवाद उठेगा तो उसको सॉल्व करने का काम नायके का ही होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए। बोला जा रहा है कि एक और आपका पद होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कुड़ाम नायके। क्या बोलते हैं? कुड़ाम नायके। तो बोला जा रहा है कि नायके का सहायक किसी पूजा में, बलि अनुष्ठान में इसकी जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो नायके जो है वो आपका धार्मिक प्रधान होता है किसी भी गांव में, और उसकी सहायता के लिए कुड़ाम नायके भी होता है, जो कि नायके का ही हेल्पर होता है एक तरह से, और वो कोई भी पूजा में बलि देना, अनुष्ठान करना, इन सभी में उसका जो है भूमिका बढ़ जाता है। एक और आपका पद होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाशेर टंगाई। तो बोला जा रहा है कि इस पर गांव की रक्षा करने का दायित्व होता है, और यह बाहरी हमलों से गांव की जो है वो सुरक्षा सुनिश्चित करता है, और ये अपने अधीन युवाओं का एक दल का जो है वो निर्माण करता है, जिसकी सहायता से वो अपने कार्य का निष्पादन करता है। तो एक आपका लाशेर टंगाई होता है, एक तरह से ये वॉचमैन है, ये गाँव को बाहरी हमलों से बचाता है, और लाशेर जो है वो एक दल का निर्माण करता है जिसमें गाँव के जितने भी यंग जो युवा है वो उसमें शामिल होते हैं। ठीक है,
मांझी के आदेश पर किसी वांछित को पकड़कर उसके सामने प्रस्तुत करने वाला जो है वो आपका चौकीदार कहलाता है। अगर मांझी किसी व्यक्ति को आदेश दिया है कि आप इसको पकड़ के लाइए, तो जो उसको पकड़ के ला रहा है उसको चौकीदार कहेंगे। ठीक है ना। कहने मतलब बोला कि यार जो इसको पकड़ के लाएगा, मतलब कि किसी को मतलब कि बोल दिया ये व्यक्ति जो है वो हमारे कार्यों को उल्लंघन किया है, हमारे धार्मिक कार्यों को उल्लंघन किया है, हमारे जो है वो किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट किया है, ऐसे में उसको पकड़ा जाए। तो जो उसको पकड़ के लाता है उसको चौकीदार कहा जाता है। क्लियर। ऐसा। अब देख लीजिए भगदो प्रजा। तो बोला जा रहा है कि ये ग्राम पंचायत में सलाहकार की भूमिका में होती है और ये गांव के ही वृद्धजन लोग होते हैं जिन्हें जीवन का लंबा अनुभव प्राप्त होता है और मांझी अपने निर्णय लेने में इनकी जो है एक तरह से भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण सलाह लेते हैं। समझिए ना, ऐसा ओवरऑल समझिए कि एक तरह से आपका मंत्री परिषद है। तो भगदो प्रजा क्या है, एक तरह से मंत्री परिषद है जिसमें गांव के ही आपके बूढ़े बुजुर्ग इसमें शामिल होते हैं जिनको जीवन का अच्छा खासा अनुभव प्राप्त होता है। और जब भी मांझी कोई भी डिसीजन लेगा तो वो डिसीजन लेने से पहले भगदो प्रजा से एक तरह से वो सलाह मांगता है। ठीक है, बस इतना ही याद रखिए। तो ये हो गया आपका ग्राम स्तर पे। ग्राम स्तर पे जो है वो ये देख लीजिए एक बार आप, ये ग्राम स्तर पे इसका जो हेड है आपका वो हो गया कौन, मांझी होता है। मांझी जो आपका प्रशासनिक और न्यायिक प्रमुख दोनों है। इसकी सहायता करने के लिए एक आपका प्रमाणिक होता है और प्रमाणिक का भी सहायता करने के लिए आपका जो है वो आपका जोग प्रमाणिक होता है। इसके अलावा ये मांझी का सहायता आपका गुड़ायत भी करता है। इसके अलावा मांझी का सहायता जोग मांझी के द्वारा भी किया जाता है। गांव का धार्मिक प्रधान जो है वो आपका नायके कहलाता है। लाशें टंगाई की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका सुरक्षा का काम करता है और जो भगदो प्रजा एक तरह से आपका सलाहकार के रूप में ये जो कार्य करता है। ठीक है, तो ये ग्राम स्तर पर जितना भी जो है वो आपका ये था वो आपका यहाँ तक देखने को मिल गया। क्लियर। अब आगे देखिए, इसके आगे की चर्चा हम लोग करते हैं। दूसरा जो स्तर है वो आपका होता है परगना का, ये मंडल का स्तर, ग्राम स्तर, मंडल स्तर और आपका परगना स्तर। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। देश मांझी जिसको मोड़े मांझी भी कहा जा रहा है, तो बोला जा रहा है कि कुछ गांवों को जैसे कि 5 से 10 गो गांव आपस में जब मिला दिया जाता है तो बोला जाता है कि कुछ गांवों जैसे कि 5 से 10 के जो मांझी है वो अपने में से किसी व्यक्ति को देश मांझी चुनते हैं और जो मामले ग्रामीण स्तर पर नहीं सुलझ पाता है उस वाद विवाद को जो है वो आपका देश मांझी के समक्ष जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, एक गांव का हेड मांझी 4-5 गांवों को मिलाकर उसका जो हेड है वो आपका देश मांझी या फिर उसी को मोड़े मांझी कहते हैं। जो प्रॉब्लम गांव स्तर पे सॉल्व नहीं हो पाया उसको हम लोग जो है वो आपका मंडल स्तर पे ले जाते हैं जिसका हेड कौन होता है, देश मांझी या फिर मोड़े मांझी। आगे देख लीजिए, एक वर्ड है आपका परगनेत। तो बोला जा रहा है कि यह जातीय पंचायत की जो है वो सर्वोच्च संस्था होती है और इसमें 84 या फिर उससे अधिक गाँव शामिल होते हैं। ठीक है, फिर वही चीज़ गाँव स्तर पे मांझी, इसकी सहायता करने के लिए जोग मांझी या फिर प्रमाणिक, जोग प्रमाणिक भी बोल सकते हैं हम लोग। इसके अलावा दूसरा स्तर जो है कि आपका मंडल स्तर पे है, इसका हेड मोड़े मांझी या फिर देश मांझी। इसके ऊपर सबसे ऊपर जो है वो आपका है परगना स्तर पे परगनेत होता है। अब बोला जा रहा है कि यह जातीय पंचायत की जो है वो सर्वोच्च संस्था होती है और इसमें लगभग कितना गाँव, तो 84 गाँव। इसमें कितना गाँव, तो 4 से 5 गाँव। जब कोई मामला दोनों स्तर पे नहीं सुलझ सकता, यहाँ ना कि यहाँ पे सुलझा पाया ना यहाँ पे सुलझा पाया, तो देन ऐसे में वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो वह मामला जो है आपका परगनेत या परगना को स्थानांतरित कर दिया जाता है और यहाँ परगनेत की अध्यक्षता में इस जो है मामले को सुलझाया जाता है और इसका जो निर्णय है वो आपका बाध्यकारी है। इसका भी बाध्यकारी नहीं, इसका भी बाध्यकारी नहीं, लेकिन इसका जो निर्णय है वो एकदम पूरा मैंडेटरी है, बाध्यकारी है। सेंद्रा बेसिस की बात की जाए तो यह शासन व्यवस्था में शिकार परिषद होता है। तो शासन व्यवस्था में शिकार परिषद की भूमिका में कौन होता है, तो वो होता है आपका सेंद्रा बैंसी। विशेष दंड प्रावधान क्या क्या दंड दिए जाते हैं, तो सबसे पहला जो दंड है वो आपका है बिटलाहा। तो बोला जा रहा है कि संथाल समाज में यौन अपराधों के लिए दोषी को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है और इस सर्वाधिक कड़ा को जो है वो सर्वाधिक कड़ी सजा को जो है वो आपका बिटलाहा कहा जाता है। तो एक तरह से ये आपको समाज से बहिष्कृत कर देने वाली जो प्रथा है इसी को बिटलाहा कहते हैं और इस सज़ा को समाप्त करने का भी जो है वो प्रावधान किया गया है जिसके लिए दोषी व्यक्ति को क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव को जाति भोज करवाना पड़ता है और प्रशासनिक दखल के बाद बिटलाहा ना के बराबर जो है प्रचलित होता है। अच्छा देखो, प्रशासनिक दखल के बाद बिटलाहा ना के बराबर प्रचलित है। अब देख लीजिए, अब प्रशासनिक दखल उखल होने के बाद जो है बिटलाहा जैसा जो है जो प्रचलन वो अब नहीं रहा है, वो ख़त्म हो गया है। तो पहले बिटलाहा था
सबसे कठोर सज़ा था एक तरह से। आपको यहाँ पे जो है वो सामाजिक रूप से गांव से बहिष्कृत कर दिया जाएगा और आप बिटलाहा से फिर छुटकारा पाकर गांव में शामिल हो भी सकते थे। कैसे? अगर सभी गांव वालों को आप जाति भोज करवाते हैं तो। ठीक है। एक और दंड है आपका, वो है आपका करेला दंड। तो बोला जा रहा है कि यह हल्का दंड है जिसके अंतर्गत 5 से लेकर 150 रुपये तक का जुर्माना लगाता है और फिर उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। ठीक है ना। और एक और आपका यहाँ पे है दंड। तो बोला जा रहा है कि कुंवारी लड़की के गर्भवती या फिर संतान होने पर सबसे पहले जोग मांझी को सूचित किया जाता है, तब पंचायत के माध्यम से दोषी लड़के को उससे अपनाने का आदेश दिया जाता है। लड़के का पहचान नहीं होने पर गांव को पवित्र करने हेतु लड़की के परिवार वाली से जो है आपका भोज के लिए चावल, दाल, खस्सी व पूजन सामग्री ली जाती है। क्लियर? क्या क्या बोला गया है कि अगर कुंवारी लड़की गर्भवती हो जाती है या फिर संतान हो जाता है उसका, तो इसका जानकारी सबसे पहले जोग मांझी को दिया जाएगा। उसके बाद पंचायत के माध्यम से जो दोषी लड़का होगा उसको उससे शादी करने का बात कहा जाएगा। और लड़के का अगर पहचान नहीं हो पा रहा, मतलब लड़के खोजा नहीं जा पा रहा है, तो ऐसे में जो लड़की है, गांव की जो लड़की है, वो लड़की उसको पवित्र करने के लिए लड़की वाले के परिवार को गांव को क्या देना पड़ेगा? भोज के रूप में चावल, दाल, खस्सी और पूजन सामग्री जो है वो देना पड़ेगा। कुंवारी लड़की का जो है संतान का जो नामकरण है वो आपका जोग मांझी के गोत्र के आधार पर ही किया जाएगा। मांझी प्रगना शासन व्यवस्था को यूल रूल्स जो कि आपका 1856 ईस्वी में आया था, इसके आधार पे जो है वो आपका कानूनी दर्जा दी गई थी। ठीक है। तो 1856 में यूल रूल्स आया था जिसके आधार पे मांझी प्रगना शासन व्यवस्था को कानूनी यानी कि लीगल बताया गया था। भगदो प्रजा को छोड़कर शासन व्यवस्था से संबंधित सारे जो पद है, ये पद धारकों को कुछ कुछ भूमि दी जाती है। तो जैसे कि मांझी को कुछ भूमि दिया गया है, जोग प्रमाणी को कुछ भूमि दिया गया है, नायके को भूमि दिया गया है, इन सभी को भूमि दिया जाता है। केवल भगदो प्रजा को छोड़कर सभी को कुछ ना कुछ भूमि जो है वो आपका दी जाती है। लोबिर सेंद्रा की बात की जाए तो यह शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था होती है जिसका नाम है लोबिर सेंद्रा। तो लोबिर सेंद्रा आप याद रखिएगा यहाँ तक। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक की जो बातें हैं वो आपको समझ में आ गई होगी और इस तरह से जो है वो हम लोग आपका मांझी प्रगना शासन व्यवस्था को जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। अब आगे देखिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चले जाते हैं और वो है आपका जनजातीय विद्रोह से संबंधित कुछ कुछ व्यक्ति हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग भागीरथ मांझी के बारे में पढ़ेंगे और इसमें तो रटने वाला चीज़ है, इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, तो इसको हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है। भागीरथ मांझी की बात की जाए तो भागीरथ मांझी का जो जन्म है वो आपका टलडीहा यानी कि गोड्डा में हुआ था और ये आपका खरवार जनजाति में हुआ था। भागीरथ मांझी को बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है। भागीरथ मांझी ने 1874 ईस्वी में खरवार आंदोलन का जो है वो प्रारंभ किया था। तो 1874 में खरवार आंदोलन को जो है वो प्रारंभ करने वाले नेता जो है वो भागीरथ मांझी होते हैं। प्रारंभ में यह जो आंदोलन था वो आपका एकेश्वरवाद था तथा ये सामाजिक सुधार की जो है वो सामाजिक सुधार की शिक्षा के प्रसार पर यह केंद्रित था, परंतु बाद में यह आंदोलन जो आपका राजस्व बंदोबस्ती के विरुद्ध भी हो गया था और ये एक तरह से जन आंदोलन जो है वो बदल गया था जन आंदोलन के रूप में। तो खरवार आंदोलन स्टार्टिंग में एकेश्वरवाद के ऊपर केंद्रित था, ये सामाजिक सुधार के ऊपर केंद्रित था, शिक्षा के प्रसार के ऊपर केंद्रित था, लेकिन बाद में ये आंदोलन राजस्व बंदोबस्ती के विरुद्ध हो गया और साथ ही साथ ये एक तरह से जन आंदोलन का रूप ले लिया। भागीरथ मांझी ने स्वयं को बोसी जो है वो गांव का राजा घोषित किया था और जमींदारों को कर न देने की क्या की थी, ये अपील की थी और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उनको 1875 में गिरफ्तार कर लिया। 1874 में तो आंदोलन स्टार्ट किए थे खरवार आंदोलन और 1875 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। 1877 ईस्वी में भागीरथ मांझी जो है वो रिहा किए गए और उसके बाद 1879 ईस्वी में इनकी जो है वो आपका मृत्यु हो गई। ठीक है। तो यह हो गया आपका भागीरथ मांझी के बारे में। नेक्स्ट है आपके जतरा भगत, इसके बारे में देख लीजिए। तो जतरा भगत का जो जन्म है वो आपका 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को हुआ था और ये आपका चिंगरी नावाटोली गांव जो कि बिशुनपुर में है यहाँ पे हुआ था। कहाँ पे? गुमला में। तो गुमला के बिशुनपुर प्रखंड में एक गांव पड़ता है चिंगरी नावाटोली गांव, वहीं पे जतरा भगत का जन्म हुआ था एक उरांव परिवार में। जतरा भगत के पिता का नाम कोहरा भगत था और इनकी माता का नाम लिबरी भगत था और उनकी पत्नी का नाम बुधनी भगत या फिर बुधनी उरांव ये था। 1914 ईस्वी में उन्हें हेसराग गांव के तुरिया भगत से मती का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। मती मारने का जो वो ट्रेनिंग लिए, किससे लिए? तो वो हेसराग गांव के तुरिया भगत से। और बोला जाता है कि 1914 ईस्वी में ही जब वो हेसराग गांव के तुरिया भगत से मती का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे तो उसी समय इनको जो है वो आपका आत्मबोध हुआ और उसके बाद
उन्होंने ताना भगत जो है वो आपका आंदोलन स्टार्ट कर दिया। जतरा भगत ने उरांव लोगों के बीच मदिरा का पालन ना करने, मांस मछली नहीं खाने, जीव हत्या नहीं करने, यज्ञों पवित्र धारण करने, साथ ही साथ अपने अपने घर के आंगन में तुलसी चौरा स्थापित करने, बैठ बेगारी समाप्त करने, अंग्रेज़ों के आदेश को ना खेतों में और अंग्रेज़ों के आदेश को ना मानने, और साथ ही साथ खेतों में जो आपका गुरुवार का दिन होता है उस समय हल नहीं चलाना है, इन सभी को बंद करने का उपदेश दिया। ठीक है, अच्छा। तो ये सभी किया था, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देख लीजिए, ताना भगत आंदोलन एक संस्कृतिकरण आंदोलन था जो कि गांधी जी के आंदोलन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहा था। ये इम्पोर्टेंट है, इस लाइन को याद रखिएगा कि ताना भगत आंदोलन जो है वो एक सांस्कृतिकरण आंदोलन था जो कि गांधी जी के आंदोलन से काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित था। 1916 ईस्वी में जतरा भगत और उनके जो है सात गो साथी वो गिरफ्तार करके लगभग 1.5 वर्ष की सज़ा के लिए उनको जो है वो आपका जो है वो 1.5 वर्ष का सज़ा हुआ था, और जेल में इनके ऊपर अमानवीय अत्याचार किए गए थे बहुत ज़्यादा। तो 1916 ईस्वी में जतरा भगत और उनके 7 गो साथियों को गिरफ्तार करके 1.5 साल तक सज़ा दिया गया था, जेल में बंद कर दिया गया था। जेल से छूटने के ठीक 2 महीने के बाद 1916 ईस्वी में जतरा भगत की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और देश की आज़ादी के बाद सन 1948 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वासी अधिनियम पारित किया गया था। तो 1916 में इनकी मृत्यु हुई, ज़्यादा दिन पुराना नहीं है, 1916 की बात है। उसके बाद 1948 में इनके मृत्यु के ठीक 20-25 साल के बाद भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया, ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वासी अधिनियम पारित किया गया था। तो ये आपका कहानी है जतरा भगत के बारे में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। तेलंगा खड़िया के बारे में देखिए, तो बोला जा रहा है कि तेलंगा जो है खड़िया, यहाँ पे इरर है, इसको हटाइए। तो तेलंगा खड़िया का जो जन्म है वो आपका 9 फरवरी 1806 ईस्वी को हुआ था, और ये गुमला में एगो गांव है मुर्मू गांव, वहीं पे इनका जन्म हुआ था तेलंगा खड़िया का, और ये खड़िया जनजाति के कृषक परिवार में इनका जो है जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम दुइया खड़िया और माता का नाम पेतो खड़िया ये था। तेलंगा खड़िया के द्वारा अपने आसपास के गांवों में जूरी पंचायत नामक संगठन का निर्माण करने का जो है किया गया था। तो तेलंगा खड़िया जो है अपने आसपास के गांवों को मिलाकर एगो पंचायत का गठन किया था जिसको बोलते हैं जूरी पंचायत, एक तरह से संगठन ही था। तेलंगा खड़िया ने 1849 और 1850 के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो आपका विद्रोह का ये नेतृत्व किया था। 21 मार्च 1852 ईस्वी को कुम्हारी गांव में जूरी पंचायत की बैठक के दौरान अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार करके कलकत्ता जेल भेज दिया था। हम सभी को पता है जूरी पंचायत क्या है। तो तेलंगा खड़िया के द्वारा अपने आसपास के गांवों को मिलाकर एक जो है जूरी पंचायत का गठन किया गया था, और 21 मार्च 1852 को वो जूरी पंचायत में एक गांव था कुम्हारी गांव, वहीं पे जूरी पंचायत का बैठक कर रहे थे, बैठक हुआ था, तो उसी दौरान इनको गिरफ्तार करके कलकत्ता जेल भेज दिया गया। 22 अप्रैल 1880 ईस्वी को जेल से जब ये रिहा हुए, तो रिहा होने के बाद अगले ही दिन, तो 22 अप्रैल को ये जेल से रिहा हुए 1880 में, और उसके एक दिन के बाद यानी कि 23 अप्रैल 1880 ईस्वी को बोधन सिंह नामक व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। तो तुरंत ही 22 अप्रैल को ये जेल से रिहा हुए, 23 अप्रैल को ही इनका जो है वो मृत्यु कर दिया गया गोली मार के। किसके द्वारा? बोधन सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा। गुमला में उनके शव को दफनाए गए स्थान को तेलप्पा तोपा का टाँड़ कहा जाता है। तो गुमला में ही इनको दफनाया गया है, और जहाँ पे दफनाया गया है उस स्थान को तेलंगा तोपा टाँड़ कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट जो व्यक्ति है वो आपका गंगा नारायण सिंह है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये रहे आपके गंगा नारायण सिंह। सबसे पहले देखिए, गंगा नारायण सिंह जो है वो आपके गंगा नारायण सिंह बाड़भूम क्षेत्र के जमींदार लक्ष्मण नारायण सिंह के ये बेटे थे। तो बड़ाभूम क्षेत्र में एक जमींदार था, उसी का बेटा था गंगा नारायण सिंह, और उसका नाम लक्ष्मण नारायण सिंह था। इनके माता का नाम ममता देवी है।
इन्होंने 1832 और 1833 ईस्वी में मानभूम में एक विद्रोह हुआ था जिसको बोलते हैं हम लोग भूमिज विद्रोह, उसी का ये नेतृत्व किए थे। और इस विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा कहा था। ठीक है। अंग्रेज बाध्य होकर यानी कि विवश होकर जमीन विक्रय कानून, उत्तराधिकारी कानून, लाह पर एक्साइज ड्यूटी और उसके बाद नमक पर कानून, जंगल कानून वापस लेने के लिए क्या हो गए थे, विवश हो गए थे। तो भूमिज विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, तो ये सभी हुआ था। आगे देखिए, गंगा नारायण सिंह ने पोरहात तथा सिंहभूम चाईबासा जाकर वहाँ के कोल जनजातियों को खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है वो आपका देखिए, गंगा नारायण सिंह जो है वो आपका पोरहाट और सिंहभूम का जो चाईबासा है वहाँ पे जाता है और वहाँ पे जाने के बाद वो कोल जनजातियों को खरसावां का एक ठाकुर चेतन सिंह है उसके खिलाफ और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए वो संगठित करता है। ठीक है। गंगा नारायण सिंह ने दीवान माधव सिंह की हत्या करवाता है, कब, 26 अप्रैल 1832 ईस्वी को। इसके अलावा देख लीजिए 6 फरवरी 1833 ईस्वी को गंगा नारायण सिंह ने कोल जनजातियों के साथ ठाकुर चेतन सिंह के हिंदवार थाने पर हमला किया था। कब, तो 6 फरवरी 1833 को। 7 फरवरी 1833 को गंगा नारायण सिंह ने अंग्रेज़ों और हुकूमतों के खिलाफ संघर्ष करते हुए वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो 6 फरवरी को तो ये थाना पे हमला कर दिया, किसके थाना पे, तो आपका ठाकुर चेतन सिंह के हिंदवार थाने पे हमला किया। और 7 फरवरी को ये अंग्रेज़ों और हुकूमतों के खिलाफ संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए यानी कि डेट कर गया, मर गया। खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह था वो गंगा सिंह के सिर को काटकर कैप्टन विल्किंसन नामक अंग्रेज अधिकारी को भेजता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि ये जो आपका खरसावां का ठाकुर चेतन सिंह है वो उसके खिलाफ और आपका ब्रिटिश हुकूमतों के खिलाफ लड़ने के लिए इनको जो है वो इनके द्वारा जो है वो आपका गंगा नारायण सिंह के द्वारा विद्रोह किया गया था और इनके द्वारा जो है वो विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। बाद में ठाकुर चेतन सिंह जो है वो आपका क्या करता है, इनको मारकर इनका गर्दन काट लेता है, इसका सिर को काट कर, और वो कैप्टन विल्किंसन नाम का जो अंग्रेज अधिकारी है इसको भेजता है। नेक्स्ट आप देख लीजिए रघुनाथ महतो के बारे में क्या क्या घटना हो चुका है, बाप रे बाप, हमारे झारखंड में। रघुनाथ महतो की बात की जाए तो बोला जा रहा है कि चुआड़ विद्रोह का जो नायक है वो रघुनाथ महतो है, जिनका जन्म 21 मार्च 1738 ईस्वी को हुआ था। और बोला जा रहा है कि ये जो है वो आपका सरायकेला खरसावां जिले के अंतर्गत एक प्रखंड आता है जिसका नाम है घुटिया डी। तो शुरू से समझिए। चुआड़ विद्रोह का नेता होता है रघुनाथ महतो, जिसका जन्म 21 मार्च 1738 ईस्वी को होता है और ये सरायकेला खरसावां जिला होता है, उसी के अंतर्गत एगो प्रखंड आता है। और देखा जाता है कि एगो वहाँ पे गांव है जिसका नाम है घुटिया डी, उसी गांव में इनका जो है वो आपका जन्म होता है। इन्होंने चुआड़ विद्रोह के प्रथम दौर का नेतृत्व किया था। हम सभी को पता है कि चुआड़ विद्रोह जो आपका 3-4 फेजेस में चलता है, जिसमें से जो आपका पहला फेज है जिसमें रघुनाथ महतो ने इसका नेतृत्व किया था तथा अंग्रेज़ों के विरुद्ध छापा मार पद्धति से जो है वो आपका अभियान चलाया था। इनके द्वारा 1769 ईस्वी में अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, ये नारा दिया गया था। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 5 अप्रैल 1778 ईस्वी को अंग्रेज़ों के द्वारा की गई एक गोलीबारी, उसी गोलीबारी में इनका जो है वो मृत्यु हो जाता है। प्लास फिल्म प्रोडक्शन के द्वारा रघुनाथ महतो के जीवन पर आधारित लघु फिल्म बनी थी जिसका नाम है माटी के सपूत, इसका निर्माण किया गया था। तो प्लास फिल्म प्रोडक्शन के द्वारा ही रघुनाथ महतो के जीवनी के ऊपर एक फिल्म है जिसका नाम है माटी के सपूत, ये जो है वो आपका फिल्माया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं व्यक्तित्व के बारे में, वो है आपका रानी सर्वेश्वरी। ये भी बहुत ही महत्वाकांक्षी है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। बोला जा रहा है कि रानी सर्वेश्वरी जो है वो महेशपुर राज्य की रानी थी और इन्होंने 1781-1782 में जो आपका पहाड़िया विद्रोह हुआ था उसी विद्रोह में ये नेतृत्व जो है वो आपका प्रदान की थी।
और इसमें पहाड़िया सरदारों ने इन्हें जो है वो काफ़ी ज़्यादा सहायता भी प्रदान की थी। यद्यपि उन्हें इस विद्रोह में सफलता नहीं मिली थी। उसके बाद देख लीजिए रानी सर्वेश्वरी का यह विद्रोह उनकी ज़मीन जो आपका दामिन एकोह है, तो उनकी जो ज़मीन है यानी कि रानी सर्वेश्वरी का जो ज़मीन था उसको दामिन एकोह में वाले जो क्षेत्र है इसमें दामिन जो है वो शामिल किया गया था। दामिन एकोह जो है वो आपका बोला गया था कि जो इलाका दामिन एकोह के अंतर्गत शामिल होगा वो फिर ब्रिटिश सरकार यहाँ पे हुकूमत करेगी, यहाँ पे ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत हो जाएगा। एक तरह समझिए वो सरकारी ज़मीन। तो सरकारी ज़मीन में अगर आपका ज़मीन जाएगा तो आप विद्रोह कीजिएगा नहीं कीजिएगा, सेम यही कहानी यहाँ पे भी था। अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा रानी सर्वेश्वरी को गिरफ्तार करके इसको जेल में डाल दिया जाता है और इन्होंने अपने जीवन के आखिरी कुछ जो दिन है वो भागलपुर का जो जेल है वहीं पे बिताती है और लास्ट में इनका 6 मई 1860 ईस्वी को ही इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आपका चाणक्य महतो के बारे में। तो बताया जा रहा है कि चाणक्य महतो कुर्मी समाज के स्वशासन व्यवस्था में ये परिगणित थे, ठीक है। और सिद्धू कानू के नेतृत्व में हुए जो आपका संथाल विद्रोह है इसके साथ इन्होंने अपना विद्रोह को जोड़ दिया था। तो सिद्धू कानू के साथ जो हुआ था, सिद्धू कानू चांद मुर्मू, सिद्धू कानू आपका 4 गो भाई था ना भाई, कौन कौन था, सिद्धू कानू चांद भैरव फूलो झानो, तो 4 गो भाई और 2 गो बहन, तो सभी लोग मिलकर संथाल विद्रोह किए थे। उसी संथाल विद्रोह में जो है वो आपका कुर्मी समाज का जो अपना विद्रोह था उसको संथाल विद्रोह में ही जोड़ देते हैं। और विद्रोह के दौरान इन्होंने अपनी माटी और अपन दाना पेट काटी नहीं देऊ खजाना ये नारा दिया था। तो अगर पूछा जाए कि अपन माटी और अपन दाना पेट काटी नहीं देऊ खजाना ये नारा किसके द्वारा दिया गया था, चाणक्य महतो के द्वारा दिया गया था। आगे देख लीजिए, सोनार चक में आयोजित जनसभा से 2 किलोमीटर दूर बाड़ीडीह नामक गांव से एक गद्दार नायब ताप नारायण की खबर पर चाणक्य महतो को गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्हें 15 मई 1856 ईस्वी को गोड्डा के राज कचहरी स्थित कझिया नदी के तट पे ही फांसी दे दिया गया था। बाप रे बाप, इतना अत्याचार किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा हमारे झारखंड वासियों के ऊपर, तब जाकर हम लोग को ये आज़ादी मिला है भाई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चाणक्य महतो के बारे में था। आप इसको ये सभी रटने वाला ही है, इसको रटना ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं कुछ हो सकता है भाई, समझने वाला कुछ है ही नहीं। अब हम लोग नए सेक्शन की ओर चलते हैं और वो है झारखंड की विशिष्ट पहचान, और इसके अंतर्गत हम लोग वधु मूल्यों को पढ़ेंगे। और ये झारखंड की सामाजिक स्थिति के अंतर्गत हम लोग अलग अलग जनजातियों का जो भी वधु मूल्य रहा है इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो एक वधु मूल्य का नाम है पोन, और पोन जो है वो आपका संथाल जनजाति, करमाली जनजाति, सोरैया पहाड़िया जनजाति, कोरा जनजाति और महली जनजाति, ये सभी पोन कहते हैं। इसके अलावा कुरी गोनोंग या फिर गोनोंग टका, ये है आपका मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को कहा जा रहा है। पोटे ये सबर जनजाति के और कोल जनजाति के लोग कहते हैं। डाली वधु मूल्य को कहा जा रहा है किसान जनजाति और पढ़िया जनजाति में। बंजारा जनजाति के लोग हरजी कहते हैं। कंवर जनजाति के लोग सुखदाम कहते हैं वधु मूल्य को। माल पहाड़िया जो है वो आपके पोन या फिर बंदी कहते हैं, जबकि सोरैया पहाड़िया पोन कहते हैं। चेरो जनजाति ये वधु मूल्य को दस्तूरी कहते हैं। बिंझिया जनजाति डाली कटारी कहते हैं। खड़िया जनजाति गिनिंग तह कहते हैं। उसके अलावा करमाली जनजाति पोन या फिर हड़ुआ कहते हैं। इसके अलावा हो जनजाति ये पोन, गोनोंग या फिर गोनोम ये कहते हैं वधु मूल्य को। महली जनजाति पोन टका कहते हैं और असुर और बेदिया जनजाति डाली टका कहते हैं। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा वधु मूल्य के बारे में। ये इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला भी है, तो आई होप ये आपको याद रह जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नए जो है वो आपका चलते हैं नए सेक्शन की ओर, और वो है आपका पारंपरिक कला और लोक नृत्य। इस वाले सेक्शन में हम लोग देखेंगे सदानी लोक नृत्य के बारे में। किसके बारे में, तो आपका सदानी लोक नृत्य के बारे में।
तो सदानी लोक नृत्य बहुत सारा है, 10-12 ठो है, 8-10 ठो है। ये सदानी लोक नृत्य को हम लोग एक एक करके देखते हैं, ठीक है। बाप रे बाप, सदानी लोक नृत्य बहुत सारा है। चलिए हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं। तो ये 10 मिनट में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। कौन कौन है वो देख लीजिए थोड़ा सा आप। सबसे पहले तो आपका जो लोक नृत्य है इसका नाम क्या है, उसका नाम है पाइका नृत्य। बोला जा रहा है कि पाइका का जो अर्थ है वो होता है पैदल सैनिक। झारखंड के समस्त नृत्यों में वीर रस को प्रदर्शित करता पाइका सबसे आकर्षक, उत्तेजक और ओजस्वी, मनोरंजक, साथ ही साथ वीरता पूरक ये नृत्य है। कौन? पाइका। पाइका जो है वो आपका पुरुष प्रधान नृत्य, यानी कि इसको जेंट्स करेंगे। इसमें पुरुष सैनिक वेशभूषा धारण करके पूरे जोश और उल्लास के साथ नृत्य करते हैं। इसमें जो लड़का है वो आपका सैनिक का वेशभूषा धारण करता है, मिलिट्री कपड़ा पहन के। पाइका जो है वो मूलतः युद्ध नृत्य है एक तरह से, और यह लोकप्रिय मार्शियल नृत्य है। पाइका सदान आदिवासी युवकों के द्वारा कन्या विजय प्राप्त करके लौटने के दौरान इसको किया जाता है। तो पाइका जो है वो आपका सदान आदिवासी जो है, सदानों के द्वारा, आदिवासियों के द्वारा जो है वो आपका जब कन्या विजय करके, यानी कि लड़की को जीत कर आते हैं, एक तरह समझें कि वो शादी करके आते हैं, तब ये नृत्य करते थे। पाइका नृत्य में नर्तक जो है वो आपका रंगीन साड़ी को धोती, कमर में रंगीन गमछे, पैरों में घुंघरू बांधते हैं, और नर्तक के बाएं हाथ में चमकता हुआ ढाल या फिर ढाल और दाहिने हाथ में चमकती हुई दुधारी तलवार होती थी। तो ये पूरा ऐसा था कि ये लोग पूरा रंगीन साड़ी पहनता था, रंगीन साड़ी का धोती पहनता था, कमर में रंगीन गमछा बांधता था, पैरों में घुंघरू बांधता था, और बाएं हाथ में चमकता हुआ ढाल और दाहिने हाथ में चमकती हुई दुधारी तलवार ये लोग शामिल जो है वो पकड़ते थे और डांस करते थे। पाइका नृत्य में नर्तक रंग बिरंगी सजी हुई कलगी लगी मोर पंख जो है वो लगी पगड़ी बांधते थे। तो ये लोग सजी सजाई हुई कलगी, ये लगी हुई देखो सजी सजाई कलगी लगी या फिर मोर पंख लगी पगड़ी बांधते थे। ये लोग कैसा पगड़ी बांधता था, या तो मोर पंख लगा हुआ पगड़ी बांधेगा, या फिर सजी सजाई कलगी लगा हुआ ये लोग पगड़ी बांधेगा। 1987 ईस्वी में रूस में हुए भारत महोत्सव में पाइका नृत्य ने डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी थी। कहाँ पे? 1987 में रूस में हुआ था भारत महोत्सव। झारखंड में पाइका नृत्य आमतौर पर विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए या फिर कभी कभी धार्मिक जुलूस जैसे कि शोभा यात्रा होता है, इसके दौरान किया जाता है झारखंड में। एक और नृत्य है आपका जिसको बोलते हैं हम लोग डैर धरा नृत्य। बोला जा रहा है कि यह मूलतः पुरुष प्रधान झूमर नृत्य गीत है, और इसका प्रयोग केवल मर्दाना झूमर में होता है। मर्दानी झूमर नृत्य एक और है। बोला जा रहा है कि यह वीरों का नृत्य है, और यह पुरुष प्रधान नृत्य है। कर्मा पर्व की समाप्ति के पश्चात ईद से लेकर रथ यात्रा तक नृत्य संगीत का काल मर्दानी झूमर के नाम पर स्थिर है, और इसमें वीरता से परिपूर्ण गीत गाए जाते हैं। और यह एक नागपुरी लोक नृत्य है, और इसमें पुरुष नर्तक घुंघरू पहनते हैं, तलवार पहनते हैं, और एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक चक्र में क्या करते हैं, ये लोग नृत्य करते हैं। नेक्स्ट आपका देख लीजिए जनी झूमर नृत्य। बोला जा रहा है कि यह एक महिला प्रधान नृत्य है, और इसमें एक दल गीत उठाता है जबकि दूसरे दल के द्वारा उसे जो है वो आपका दोहराया जाता है, ठीक ना। और जनानी झूमर के वादक जो है वो पुरुष होते हैं, और जनानी झूमर के कई भेद और उपभेद होते हैं, और अंगनई अगर नृत्य की बात की जाए तो वो भी इसी के श्रेणी के अंतर्गत ही आता है, ठीक है ना। तो ये ऐसा है जनी झूमर नृत्य। अंगनई नृत्य क्या है वो देख लीजिए। तो ये महिला प्रधान नृत्य है अंगनई नृत्य, जबकि जनी झूमर नृत्य ये भी महिला प्रधान नृत्य है, ठीक है ना। अंगनई का नामकरण जो है वो आपका अंगना यानी कि आंगन से हुआ है, और अंगना नृत्य को आपका प्रस्तुति जो है वो महिलाओं के द्वारा आंगन या फिर अखाड़ा में किया जाता है। अंगनई के कई सारा भेद है, जैसे कि आपका चंदन तरी, पैल सांझ, उधतरिया मतलब उधरतिया, भिनसरिया, बिहनिया, आपका डडर धरा या फिर डैर धरा, कारूंगा,
कारुंवा या फिर आपका रस क्रीड़ा, ये सभी प्रमुख है। अंगनई गाने और नाचने का समय आषाढ़ महीने से शुरू होता है और ये कार्तिक महीने के देव उत्थान तक ये चलता है। महिला प्रधान नृत्य की बात की जाए तो महिला प्रधान नृत्य होने के कारण अंगनई नृत्य को जानी झूमर नृत्य भी कहा जा रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा नेक्स्ट देख लीजिए आपका वो है फगुआ नृत्य। तो बोला जा रहा है कि यह फागुन और चैत महीने में संधि काल का ये नृत्य है और फागुन चढ़ते ही फगुआ नृत्य की तैयारी जो है वो आपका आरंभ हो जाती है और यह होली के अवसर पे नृत्य किया जाता है और यह पुरुष प्रधान नृत्य है और इसमें कहीं कहीं नर्तकी भी जो है वो शामिल होती है। नेक्स्ट जो आपका नृत्य है वो आपका डमकच है। बोला जा रहा है कि अपनी सरलता और आपका कोमलता के कारण डमकच को झारखंड का सबसे लोकप्रिय नृत्य माना जाता है और डमकच स्त्री प्रधान नृत्य है और कहीं कहीं इसको जो है वो इसमें पुरुष भी शामिल होते हैं। डमकच नृत्य विवाह उत्सव के दौरान और वधू के घर के आंगन में होता है। डमकच नृत्य शादी विवाह तय होने के बाद 15 दिन पहले ही वर वधू के घर में आंगन में रात्रि में होता है और यह नृत्य देव उत्थान से आरंभ होकर लगभग रथ यात्रा तक चलता है। अभी भी हम लोग को देखने को मिलता है ना, जैसे कि शादी हो रहा है किसी घर में तो उससे पहले जो है वो एक सप्ताह पहले ही डांस स्टार्ट हो जाता है। जसपुरिया, आसमिया, झुमटा, एक हरिया, डोहरी, डमकच, ये सभी इसके प्रमुख भेद है। डोमकच कोमल भावों को नृत्य शैली है जो डोमकच राग पर आधारित होता है। डोमकच नृत्य की पहचान बुचू, सोना, मेना, रेलो, सालो, कीरे, नीले, नीरे, स्वर जैसे पूरक ध्वनियों की इसमें प्रयोग होता है। तो अगर ये जब भी डोमकच नृत्य गाना जो डोमकच नृत्य गाया जाता है तो इसमें कुछ कुछ गाना भी गाया जाता है जैसे कि बुचू, सोना, मेना, रेलो, सालो, कीरे, नीरे, ये सभी। नेक्स्ट आपका रास नृत्य है। बोला जा रहा है कि रास नृत्य कार्तिक पूर्णिमा के पूर्व और उसके पश्चात संपन्न होने वाला एक पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है। और यह श्रृंगार तथा भक्ति पूर्ण गीतों पर यह आधारित होता है और पंच परगना क्षेत्र रास नृत्य के लिए ये विख्यात है। रास नृत्य में कली यानी कि नर्तकी, राचा तथा गोपियों के साथ झूम रहा नर्तक पुरुष कृष्ण या फिर गोपों के प्रतीक ये सभी माने जाते हैं। ये सभी याद करने वाला ही रटने वाला ही है। कली नृत्य की बात की जाए तो बोला जाता है कि कली फूल के खिलने की सुंदरता को प्रतिबिंबित करती कली नृत्य नचनी खेलड़ी नाच के नाम से जाना जाता है। कली नृत्य में नर्तकी भरपूर श्रृंगार किए रहती है और यह पुरुष प्रधान नृत्य है किंतु केंद्र में कली यानी कि नर्तकी ही रहती है। झारखंडी समाज की जो महिलाएं हैं वो आपका कली नृत्य को पसंद नहीं करती है क्योंकि इस नृत्य के कारण ना जाने कितने घर बर्बाद हो गए हैं। नागपुरी में अनेक कलियां नर्तकी ही नहीं बल्कि गायिका और कवित्री भी हो गई है। तो ऐसा होता है ना कि जो कली नृत्य है इसमें नर्तकी जो वो आपका भरपूर श्रृंगार किए रहती है और ये एक तरह से पुरुष प्रधान नृत्य है और इसके केंद्र में जो आपका कली यानी कि जो है आपका नर्तकी रहती है। तो कली नृत्य में क्या है कि सभी लड़के लोग डांस करेंगे, उसके बीच में वो लड़की डांस करेगी, वो भरपूर श्रृंगार वगैरह किए रहती है। फिर झारखंड के महिलाओं के द्वारा इस नृत्य को पसंद नहीं किया जाता क्योंकि इस नृत्य के कारण ना जाने कितनों के घर बर्बाद हो गए हैं, ठीक ना। तो कोई भी नाराज होगा ही ना। एक और नृत्य है आपका वो है नटवा नृत्य। बोला जा रहा है कि यह पुरुष प्रधान नृत्य है और यह पाइका नृत्य का एकल रूप है और नटवा नट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है नाचने वाला और यह पंच परगना क्षेत्र का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है। नटवा नृत्य वीरता का प्रतीक है। इसमें कलाकार कालाबाजी के प्रदर्शन के माध्यम से यह जताते हैं कि युद्ध के मैदान में वे दुश्मन के साथ किस तरह लड़ते हैं। पंच परगना क्षेत्र में पुरुष नर्तक को नटवा कहा जाता है और नटवा नृत्य श्रृंगार और वीर रस का क्या है संगम है। एक और डांस है आपका घोड़ा नाच। तो बोला जाता है कि घोड़ा नाच अवसर विशेष मेलों त्योहारों उत्सवों या एवं बारातों में ये उनके स्वागत के लिए ये जो है नृत्य किया जाता है और ये जो है वो आपका गीत विहीन नृत्य यानी कि इसमें कोई भी गाना है ही नहीं। इस नृत्य में घोड़े की अनुकृति पर बांस की पट्टियों से बिना घोड़े के पैर का आकार जो है वो दिया जाता है
और बैठने के स्थान पे नर्तक इस पर जो है वो इस तरह खड़ा रहता है कि वह लगे कि घोड़ा पे वो सवार है। ऐसा हम लोग देखे हैं, ये सब मोबाइल वगैरह में आते रहता है, रील्स वगैरह में। इस नृत्य में नर्तक राजा की तरह आकर्षक भड़कीले पोशाक में ये सजा रहता है। बोला जाता है कि पांडे दुर्गानाथ राय नागपुरी क्षेत्र के प्रसिद्ध घोड़ा नृत्य के नर्तक थे। कौन? तो पांडे दुर्गानाथ राय। एक और नृत्य है आपका लुजरी नृत्य। तो बोला जा रहा है कि यह जनानी एवं मर्दानी दोनों झूमर में प्रयोग होते हैं और इस नृत्य में नृत्य मंडली लुझकते हुए हैं, जिनके कारण इसे लुजरी नृत्य भी कहते हैं। यह नृत्य अंगनई नृत्य की एक शैली है जिसे लुझकवा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट नृत्य की अगर हम लोग बात करें तो वह है आपका मैट कोड़न तथा इसी को ही पैन काटन नृत्य भी कहा जाता है। बोला जाता है कि यह गीत विहीन नृत्य है जो कि विवाह के पूर्व का नेगाचार करने आते जाते समय ये किया जाता है। इसमें मिट्टी काटने एवं पानी काटने के नेक के समय दो महिलाएं एक दूसरे की कमर दाएं बाएं पकड़कर नृत्य करती है। क्लियर? आगे देखिए उदासी या फिर पावस नृत्य, ये क्या है वो देख लीजिए। बोला जा रहा है कि यह मुख्यतः नृत्य विहीन गीत है और यद्यपि मर्दानी झूमर में इस गीत पर नृत्य होता है। और उदासी गर्गी मुख्यतः जेठ बैसाख यानी कि गर्मी तथा पावस नृत्य सावन यानी कि वर्षा में ये होता है। सोहराई नृत्य की बात की जाए तो बोला जा रहा है कि यह नृत्य दीपावली पूजा के दूसरे दिन अर्थात पशु पूजा के दिन पशुओं पालकों के द्वारा किया जाता है और यह अहीर नाच के नाम से भी जाना जाता है। महिलाओं के द्वारा चुमावड़ी गीत यहाँ पे किया जाता है, चुमावड़ी। माठा नृत्य की बात की जाए तो बोला जा रहा है कि यह सोहराई के दिन समय का जो है वो सोहराई के समय पुरुष प्रधान नृत्य है और माठा नृत्य का प्रचलन आदिवासियों एवं सदानों दोनों में है। सदानों में मात्र पुरुष ही इस नृत्य में भाग लेते हैं जबकि उरांव में स्त्री पुरुष दोनों इस नृत्य में भाग लेते हैं और इस नृत्य में माठा राग के गीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ठड़िया नृत्य। यह महिला पुरुष दोनों का नृत्य है और इसमें सीधे खड़ी चाल में चलते हुए नृत्य होता है और खड़ा नृत्य होने के कारण इसे ठड़िया या फिर जो है वो खड़ा नृत्य कहा जा रहा है। नेक्स्ट है आपका मंडा या फिर भक्तिया नृत्य। तो बोला जा रहा है कि यह महादेव पूजा का नृत्य है और यह पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें महिलाएं सोखा ताइन के रूप में रहती है और इस नृत्य में महिलाएं माथे पर जल लिए रहती है और नर्तकों पर आम्र पलवों से जो है वो मार्जन करती रहती है और यह गीत विहीन नृत्य है और इसमें सिर्फ वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। झूमर नृत्य की बात की जाए तो बोला जा रहा है कि यह झारखंड के सदानों के द्वारा किया जाने वाला एक तरह का नृत्य है। इसमें बोला जा रहा है कि भीमबेटका जो शैलश्रय है उसमें सामूहिक नृत्य की लगभग 9000 वर्ष पुरानी जो है वो प्राप्त चित्र झूमर लोक नृत्य के समान ही है और आपका संगीत वाद्य यंत्र मादर के समान ही है। तो भीमबेटका जो शैलश्रय है यहाँ पे सामूहिक नृत्य का एक चित्र मिला है जो कि 9000 वर्ष पुरानी मानी जाती है और वो नृत्य जो है वो आपका झूमर नृत्य के जो है वो आपका समान ही है। झूमर नृत्य के कई सारे प्रकार होते हैं। तो बोला जा रहा है कि बंगला झूमर नृत्य होता है, फिर आपका लधुआ झूमर नृत्य है, बहुत सारा इसका है झूमर नृत्य। तो इसको एक एक करके देखिए। सबसे पहले आपका बंगला झूमर नृत्य या पुरुष प्रधान नृत्य है और बंगला से प्रभावित होकर यह नृत्य पंच परगनिया एवं नागपुरी क्षेत्र के लोगों में ये नागपुरी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। एक आपका लधुआ नृत्य भी है। बोला जा रहा है कि अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध लधुआ नृत्य गाढ़े प्रकृति का झूमर नृत्य है। एक आपका है रस्सी कीरा नृत्य। बोला जा रहा है कि रस से परिपूर्ण या तीव्र गति का झूमर नृत्य है। उधरतिया नृत्य। बोला जा रहा है कि यह आधी रात के समय का झूमर नृत्य है और यह तीव्र गति का रस से परिपूर्ण नृत्य है। फिर देख लीजिए पहिला सांझा नृत्य। बोला जा रहा है कि यह जो है वो धीमी और मध्यम गति से किया जाने वाला नृत्य है और ये रात के समय प्रथम प्रहर का झूमर नृत्य है। भिनसरिया नृत्य। बोला जा रहा है कि रात्रि के समापन होने और कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात यह नृत्य होता है और तेज और मध्यम और उसके बाद धीमा होकर यह नृत्य समाप्त हो जाता है और यह अखाड़ा छोड़ने का एक तरह से नृत्य है। धीरे धीरे कर करके अखाड़ा छोड़ने का ये नृत्य है।
तो इस तरह से अगर आप देखिएगा तो कम से कम 15 गो आपका नृत्य का प्रकार है अलग अलग डांस का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इन सभी नृत्य को आप याद करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो ये सभी हो गया पारंपरिक कला और लोक नृत्य की बात करते हैं हम लोग, जिसमें आपका केवल हम लोग आज सदानी लोक नृत्य के बारे में पढ़े, जो कि आपका 10-15 गो से ज़्यादा है, 15-20 गो, बाप रे बाप, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा तो जो आपका टेस्ट नंबर 4 है पेपर 2 का, इसमें हम लोग भाग ए पढ़े, जिसमें मांझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था को कंप्लीट किए। भाग बी के अंतर्गत हम लोग जनजातीय विद्रोह से संबंधित व्यक्तित्व जैसे कि भागीरथ मांझी, जतरा मांझी, तिलंगा खड़िया, झारखंड गंगा नारायण सिंह, रघुनाथ महतो, रानी सर्वेश्वरी, चनकू महतो, इन सभी के बारे में पढ़े। भाग सी में हम लोग झारखंड की विशिष्ट पहचान, इसके अंतर्गत हम लोग वधुमूल्य को कंप्लीट किए। और भाग डी के अंतर्गत हम लोग झारखंड कला का और जो लोक नृत्य वाला जो सेक्शन है, इसमें हम लोग सदानी लोक नृत्य को कवर किए हैं। तो हम लोग भाग ए, बी, भाग सी, डी, इसको हम लोग आज कवर कर लिए हैं। कल के क्लास में हम लोग भाग ई, जो कि आपका है झारखंडी साहित्य और साहित्यकार, इसको पढ़ेंगे। भाग ए के अंतर्गत हम लोग प्रमुख शिक्षण संस्थान के बारे में पढ़ेंगे। भाग जी के अंतर्गत खेलकूद। भाग एच में हम लोग CNT का चैप्टर नंबर 3 इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो बस इसी तरह करते करते हम लोग इसको धीरे धीरे लेकर आगे बढ़ेंगे। तो आने वाले जो है वो आगे इसका जो पार्ट है, इसमें हम लोग ये टेस्ट को पूरा जो है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये टेस्ट नंबर पेपर 2 का जो टेस्ट नंबर 4 है, इसका ये आपका फर्स्ट पार्ट अभी इंड हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट, फिर आपका फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। फिर आपका टेस्ट नंबर 4 का जो डिस्कशन है, इसको हम लोग पूरा इंड कर लेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा और ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।